तो आज की मेजर न्यूज़ है कि चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सैंड माइनिंग वहां पर इलीगली कंडक्ट की जा रही थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है एंड क्या डायरेक्ट किया है एनजीटी को, उसको भी डिस्कस करेंगे एंड वाई चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। ईरान ने सीख की है हेल्प फ्रॉम ब्रिक्स नेशंस एंड क्या एक्सपेक्टेशन है ईरान की ब्रिक्स नेशन से वो डिस्कस करेंगे एंड वाई इंडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। ठीक है। देन यूएस ग्रांट्स वेवर टू अदर नेशंस स्पेसिफिकली कि वो रशिया से ऑयल परचेज कर सकते हैं बिटवीन 30 डेज। 30 डेज का ये आप वेवर लगा के चल लीजिए, बट रशिया को यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 14 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू आज हम पढ़ने वाले हैं, रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस कर लेंगे। पहली आपकी न्यूज बहुत ही सिंपल सी न्यूज है जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करती है एंड ऑनगोइंग 11th एडिशन है ये। किसके बीच में? इंडिया और सीशेल्स के बीच में। नाम क्या है एक्सरसाइज? लैमिटिए 2026। एंड ये जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं ये अब यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस के फ्रेमवर्क के बीच में आती हैं। ठीक है। एंड द मेजर आइडिया क्या है हमारे पास? इंटरऑपरेबिलिटी को यहाँ पर प्रमोट करना एंड सेमी अर्बन एनवायरमेंट्स के अंदर सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस जो हैं ये कंडक्ट यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस अगर आप देखोगे कि यूपीएससी में मिलिट्री एक्सरसाइजेस के पक्का ही पक्का होते हैं। स्टेट पीएससी के अंदर भी अगर आप देखो धीरे धीरे करके आईआर की वेटेज बढ़ रही है, एनवायरमेंट की वेटेज बढ़ रही है, तो यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड डिफेंस के एग्जाम में तो ऑब्वियसली बात है ये इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर आपकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस है। ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम है एंड कंट्रीज के नाम आपको दिए गए हैं कि इंडिया के साथ कौन सी कंट्री की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड स्पेसिफिकली आर्मी के द्वारा जो कंडक्ट कराई जा रही हैं ये वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है। अल नगा, ओमान, संप्रीति, बांग्लादेश, अजया, वॉरियर, यूके। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल 3। तो अब हम जानेंगे और भी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर टेबल दिया गया है, इंपॉर्टेंट जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो कि आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं वो आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर इफ यू वांट टू, बट अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर ये मैं पीपीटी को शेयर कर देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो आप इसको वहाँ पर भी सेव कर सकते हो। ठीक है। तो फेयर इनफ, अब आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हो। देन स्टेप्स टू सेव इन स्टेप्स, सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन टू सेव चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी फ्रॉम सैंड माइनिंग। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? अपने आप ही। ठीक है। तो अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस यहां पर टू सर्व जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर यहां पर है। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली क्यों? सबसे पहली बात, यहां पर बहुत सारी ऐसी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई जहां पर इवन के जो आप कह सकते हो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, या इवन के जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि बहुत सारे ऐसे जो ट्रक्स हैं, ठीक है, एक्टिविस्ट ने ये चीज़ को प्रमोट किया है या ये इस चीज़ को लेकर पिटिशन फाइल की है कि जितने भी अब ये ऐसी सिचुएशन है कि अब जो रिवर बेड है, क्योंकि चंबल रिवर बेड है उसके आसपास ये लोकेटेड है चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, है ना। अभी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के आसपास बहुत सारे जो ट्रक्स हैं वो देखे गए हैं जो कि इलीगली यहाँ पर सैंड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे थे अब ये सारी की सारी सैंड को। तो अब ये इलीगल तरीके से ही हुआ क्योंकि सैंड माइनिंग जो है अब ऐसे एरिया के अंदर तो वैसे भी परमिटेड नहीं होती है। ठीक है। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कि आपको सैंड को लेकर के, आप मिनरल्स का ही पार्ट हमारा भी यहाँ पर सैंड आ जाता है, तो देयर इज अ यू कैन से रिस्ट्रिक्शन इन दिस पर्टिकुलर एरिया कि आप इस चीज़ को यहाँ पर कंडक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से अब आप कह सकते हो कि द हिंदू की भी रिपोर्ट थी ये, जिसके बेसिस पे इस चीज़ को फाइनली आइडेंटिफाई भी किया गया एंड सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेप्ड इन एंड उन्होंने बोला है कि ये चीज़ जो है यहाँ पर कंडक्ट नहीं हो सकती। एंड फाइनली उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को यहाँ पर डायरेक्ट किया है कि आप मॉनिटरिंग जो है उसे बढ़ा दीजिए। ठीक है। एंड जो हमारी चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, इट इज यू कैन से होम टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल्स और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स। तभी हमारी जो चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है इसको हम हमारे आप कह सकते हो कि क्रोकोडाइल या घड़ियाल से भी यहाँ पर रिलेट करते हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में स्पेसिफिकली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की। पहली स्टेटमेंट है इट इज लोकेटेड एट अ ट्राई पॉइंट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल सैंक्चुरी इन 2000, इन द ईयर 2000। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट?
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है क्योंकि ये ट्राई जंक्शन पे है, चंबल नदी के आसपास ये लोकेटेड है। तो ट्राई जंक्शन के अंदर अगर आप देखो तो अब 5400 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये एरिया है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, एंड होम है नॉट ओनली टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल जिसको हम स्मॉल क्रोकोडाइल बोलते हैं, बट उसके अलावा भी रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल एंड एंडेंजर्ड गेंजीज डॉल्फिन। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि चंबल रिवर के आसपास ये लोकेटेड है एंड ट्राई पॉइंट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है। पहली स्टेटमेंट जो है आपकी वो करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट सेज कि इट वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल सैंक्चुरी इन द ईयर ऑफ 1979, एंड इसके पीछे की कहानी भी आपको यहाँ पर बताई गई है कि इन द ईयर ऑफ 1970s आप देखोगे कि पोचिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी घड़ियाल की, एंड घड़ियाल पॉपुलेशन इंडिया के अंदर ड्रास्टिकली गिरना शुरू हो गई थी। कैप्टिव ब्रीडिंग री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है इसको स्टार्ट किया गया था एंड चंबल को चूज किया गया था एज वन ऑफ द मेन एरियाज जहां पे री इंट्रोड्यूस किया जा सके स्पीशीज बैक इनटू द वाइल्ड। अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं चीता री इंट्रोडक्शन की, चीता री इंट्रोडक्शन के लिए हमारे पास कूनो नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके से जो चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो यहाँ पर री इंट्रोडक्शन के लिए चूज की गई थी ऑफ घड़ियाल जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी इन द 1970s। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। देन ईरान कॉल्स ऑन ब्रिक्स टू प्ले पॉजिटिव रोल इन ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर पॉजिटिव रोल सीख कर रहा है ईरान ब्रिक्स की। तो मेरा एक क्वेश्चन है अब आपसे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि क्या ईरान एक मेंबर नेशन है ब्रिक्स का या नहीं है, या वो एक पार्टनर नेशन है ब्रिक्स का या नहीं है। तो अब इसका मुझे आप आंसर दोगे, ढूंढ के बताना, चाहे सर्च करके बताना, बट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, इंडिया ने स्पेसिफिकली इंडिया को अर्ज किया है, स्पेसिफिकली ईरान ने, क्यों? क्योंकि ब्रिक्स नेशन जिनकी अब प्रेसिडेंसी या इवन जो आप कह सकते हो चेयरमैनशिप, वो अब किस अल्फाबेटिकली रोटेट करती है। एंड अगर आप देखोगे अपकमिंग जो अब आप चेयर की बात करते हो दैट इज इंडिया। ठीक है, इंडिया अब करंटली यहाँ पर आप कह सकते हो कि ब्रिक्स को चेयर करने वाला है। ठीक है, तो इसी वजह से अभी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ब्रिक्स है उससे उन्होंने यहाँ पर हेल्प सीख की है, क्योंकि मेजर कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, रशिया आर पार्ट ऑफ इट, है ना, फाउंडिंग मेंबर्स के ये पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, अब काउंटर करने के लिए यूएसए को हम क्या करेंगे, हम तो प्रो रशियन गवर्नमेंट को यहाँ पर सपोर्ट करने की बात करेंगे ना। तो ब्रिक्स एक तरह से प्रो रशियन यू कैन से, या आप कह सकते हो कि इवन चाइना की एग्जिस्टेंस यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर यही चीज़ को बोला जा रहा है कि अब ईरान वांट्स कि जो भी चीज़ें यहाँ पर कंडक्ट हुई हैं या इजराइल या यूएसए के द्वारा जितने भी अटैक्स ईरान के ऊपर हुए हैं, ब्रिक्स उसको इंटरनेशनल लेवल पे कंडेम करे। ठीक है, जो कि भी इंडिया जैसी कंट्री के लिए यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, ब्राजील जैसी कंट्री के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एंड अदर मेंबर्स ऑल्सो जो कि अब आप कह सकते हो कि गल्फ नेशंस का पार्ट है, जो कि मेंबर नेशंस हैं अभी, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कंस्ट्रक्टिव रोल यहाँ पर प्ले करने के लिए ईरान एक्सपेक्ट कर रहा है ब्रिक्स को, एंड यही चीज़ आपको बोली जा रही है। फॉरेन मिनिस्टर जो है अब्बास अगराची, ही स्पोक टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर लेट नाइट एंड दिस, एंड ये दोनों मिनिस्टर के बीच में चौथी ऐसी कॉन्वर्सेशन है सिंस द वॉर बिगैन ऑन February 28, एंड शॉर्टली this call came after Prime Minister Narendra Modi spoke to Iranian President पेशिकिन। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, दे आर एक्सपेक्टिंग इट, एंड ये अब सिग्निफिकेंट स्ट्रेस डालता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट द समिट आल्सो दिस ईयर, एंड बोथ ईरान एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विल बी इनवाइटेड। अब ये दोनों ऑपोजिशन में यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम इंडिया के लिए यहाँ पर खड़ी हो सकती है। एंड 10 बार जो ग्रुपिंग है उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट वॉर के ऊपर यहाँ पर नहीं दी है। तो यहाँ पर अभी जो एक्सपेक्टेशन है ईरान की, उससे थोड़ा सा बचते हुए ब्रिक्स नेशंस एंड स्पेसिफिकली इंडिया थोड़ा सा चलना यहाँ पर शुरू करेंगे, क्योंकि वी आर ऑलरेडी यू कैन से वॉकिंग ऑन एग शेल्स, क्योंकि हमें अभी ऑयल की रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, ऑयल के रिक्वायरमेंट के लिए हम ईरान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड हम यहाँ पे यूएसए से वेवर सीख कर रहे हैं कि रशिया से हमें ऑयल परचेज करने दीजिए, है ना। तो ये सैंक्शन जैसी जो इन्फॉर्मेशन है, अब ऊपर से 10% सैंक्शन में भी या टैरिफ इंडिया के ऊपर लग सकते हैं, क्योंकि प्रोब खोल दिया गया है यूएसए के द्वारा कि आपने ट्रेड सही तरीके से नहीं किया। तो इसी वजह से अब क्रिटिसिज्म करना इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे अभी थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब ब्रिक्स से रिलेटेड अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिक्स पार्टनर कंट्री कैटेगरी वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कजान समिट इन 2021. Second, the decision making process is based on consensus. Which of the statements above is or are correct? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? बस ये इसी ईयर की वजह से इनकरेक्ट है।
काजान समिट के अंदर ब्रिक्स ने इंट्रोड्यूस की थी एक और कैटेगरी, दैट वाज पार्टनर कंट्रीज, जो कि जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन, जिसकी वजह से ब्रिक्स की स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर होती है, ठीक है। तो अब ये मैंडेट जिसमें जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली जो लीडर्स हैं उन्होंने अप्रूव किया था कि जो ब्रिक्स पार्टनर कंट्री कैटेगरी है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके काजान समिट 2024 के अंदर। एंड अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो मेंबर्स एंड पार्टनर्स दोनों की ही डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन कंसेंसस यहाँ पर रहती है। तो अब ये चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द काजान समिट 2024 के अंदर, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस प्ली टू मेक न्यूक्लियर एसिड टेस्ट कंपलसरी। अब हमने इसको लेकर एक न्यूज पढ़ी थी पहले, जहां पर हमने देखा था कि एलिसा वर्सेस नैट चल रहा है यहाँ पर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे जो डिसीजन है वो रिजर्व कर लिया था। उन्होंने बोला था कि हमें मेडिकल एडवाइस यहाँ पर सीख करनी पड़ेगी, सिंस जो अब जजेस बैठे हैं दे आर नो मेडिकल एक्सपर्ट्स। तो यही चीज़ को यहाँ पर अभी बोला गया है कि एलिसा टेस्ट जो है उसको अलाउ किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी चल रहा था। एंड नैट टेस्ट जो है उसको अब यूज़ करने की जो परमिशन है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, एंड कंपल्सरी हम नैट टेस्ट को नहीं बना सकते। एंड द होल स्टोरी वॉज, मैं रिपीट कर देती हूँ, कि दोनों की दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं वो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए बनाए गए हैं। अब एलिसा की जब हम बात करते हैं वो रिलेटिवली फास्टर रिजल्ट्स देता है, बट अब डिटेल्ड इंटरेस्ट इतना वो नहीं दे पाता, या डिटेल जो आपको रिजल्ट है वो नहीं दे पाता। नैट ऑन दी अदर हैंड आपको ये तक भी इन डिटेल बता सकता है बेस्ड ऑन के जो आपके डीएनए एंड आरएनए से इंफॉर्मेशन निकली है कि किस तरह के पैथोजेंस की जो टाइप है वो क्या है, ठीक है। एंड काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको नैट देता है। तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू एलिसा, ठीक है। तो अब इसी वजह से न्यूज या पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई थी कि ऐसे सिचुएशंस जहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कंपल्सरी कर दिए जाते हैं, यानी कि कंपल्सरी होते हैं, जैसे कि हमारे पास सिकल सेल अनीमिया हो गया या इवन थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो गए, यहाँ पर रिपीटेडली अगर आप देखोगे या सर्टन ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ये टेस्ट को करवाना मैंडेटरी होता है। एलिसा टेस्ट अभी तक यूज किया जा रहा है। तो नैट को कंपल्सरी इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी मे बी कई बार ऐसे पैथोजेंस जो कि ब्लड अब अंदर जा रहा है, किसी और बॉडी से ही तो आ रहा है ना वो, कि उस बॉडी के अंदर क्या पैथोजेंस एग्जिस्ट करते हैं क्या नहीं, एंड वो बॉडी के लिए सेफ होगा कि नहीं, जिसकी बॉडी के अंदर वो ट्रांसफ्यूजन कंडक्ट किया जा रहा है कि नहीं, कि उसको कंडक्ट कराने के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव चीजें जो यहाँ पर करनी चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिवेंटिव ट्रेजेडीज की तरह, प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज की तरह हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि मिस हैपनिंग्स जो है वो हो सकती हैं बट उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। कि अगर हम नैट की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव मॉलिक्यूलर टेक्निक है जिससे आप एक एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट बीइंग ऑन द कॉस्टलियर साइड तो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास जो फंडिंग है उसकी हमेशा से शॉर्टेज रहती है, ठीक है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है फॉर द लार्जर पीपल इन द कमिंग फ्यूचर ऑल्सो, एंड करंटली जिनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं। तो हम इसी के ऊपर सोलली बेस्ड ऑन दिस हम ये डिसीजन नहीं दे सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ सर्टन सिचुएशन में इसको अलाउ किया जाए, बट हम इसको कंपल्सरी कर दे तो कंपल्सरी नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने एक अनबायस्ड और एक बैलेंस ही यहाँ पर डिसीजन दिया कि अगर आपको नैट टेस्ट करवाना है आप करवा सकते हो, बट हम इसको कंपल्सरी नहीं कर सकते क्योंकि इसका इम्पैक्ट बजट के ऊपर पड़ता है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स और ऑल ऑफ द ऑन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एज अ होल, कि हॉस्पिटल के जो बिल्स हैं वो आपके भी अननेसेसरी बढ़ते रहेंगे, एंड अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो भी अननेसेसरली वो जो बिल्स हैं वो बढ़ते रहेंगे, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत है तो आप खुद से भी उसको करवा सकते हो या कभी कभी इसकी परमिशन मिल सकती है, बट कंपल्सरी से नहीं बनाया जाएगा। देन क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, ठीक है। इट इज डिजाइन टू डिटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वेरियस वायरसेस ओनली इन द बॉडी। सेकंड, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट यूजेस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस विच इज द कोर ऑफ द टेस्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ना, आंसर भी क्या, इसकी एक स्टेटमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा क्योंकि मैंने अभी पीछे वर्ड यूज किया था पैथोजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ओनली वर्ड भी लिखा गया है जो अपने आप में एक्सट्रीम स्टेटमेंट बताता है आपको, वो चीज़ को तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। एंड स्पेसिफिकली मैंने पैथोजेंस की बात की थी एंड नॉट ओनली वायरसेस। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बता भी देती, है ना। तो आपकी पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड है कि न्यूक्लिक एसिड टेस्ट यूजेस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस विच इज द कोर ऑफ द टेस्ट, एंड द स्टेटमेंट इज करेक्ट। एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के बारे में आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ते हो जब आप आरटी-पीसीआर टेस्ट की बात करते हो, या इवन कोविड के टाइम पे भी जो हमारे आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ करते थे जो कि आपको बता देते थे इन डिटेल कि आपकी बॉडी के अंदर कितना, जो आप कह सकते हो वायरल लोड है, ठीक है। वो आरटी-पीसीआर टेस्ट की वजह से ही तो डिटेक्ट होता था ना धीरे धीरे करके। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नैट टेस्ट,
ठीक है, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड टेस्ट बोल रहे हैं, वो भी नैट टेस्ट का ही आपका पार्ट है। ठीक है, आरटी-पीसीआर रिएक्शंस हो गए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया, पीसीआर वाला जो रिएक्शन हो जाता है, ये सारे के सारे जो है आपका किसका, नैट टेस्ट का ही हिस्सा ऑलरेडी है। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया, आरटी-पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर जो होता है हमारे पास, ये एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस एंड इवन की अगर आप देखो नैट टेस्ट का ऑलरेडी हिस्सा होता है। तो ये प्रोसेस जो है कोर ऑफ द टेस्ट होता है। एंजाइम्स, जिसमें हम पॉलीमरेजेस की बात करते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाता है ऑफ द स्पेसिफाइड टारगेटेड जो भी जेनेटिक हमें चीज चाहिए। तो अब हमारा जो डीएनए है उसको आरएनए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, एक एक स्ट्रैंड जो कि आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या जेनेटिक्स के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन देता है, उसके अंदर कौन से पैथोजेंस हैं, मिलियन आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ कॉपीज उसकी बनाई जाती है। तो एक एक करके उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा पैथोजन कितना ज्यादा अब लोड यहाँ पर लेकर बॉडी के अंदर बैठा है। तभी हम वायरल लोड वर्ड यूज करते थे, तो ये नैट का ही एक हिस्सा है। तो आपको एक टेबल यहाँ पर दिया गया है किसका, एलिसा का और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट का, नैट टेस्ट का भी, तो इसको एक बार पढ़ लेना। देन यूएस ग्रांट्स वेवर टू अदर नेशंस टू बाय रशियन ऑयल। इंडिया को तो ऑलरेडी 30 डेज का वेवर मिल चुका है, ठीक है, बाकी कंट्रीज को भी यहाँ पर वेवर दे दिया गया है, बट यहाँ पर किसी भी तरह का रशिया को फायदा नहीं होने वाला। क्यों? इसके पीछे का रीजन यही है कि वॉर शुरू होने से पहले जितनी भी कंट्रीज ने रशियन ऑयल परचेज करने के लिए जो अमाउंट के ऊपर डील साइन की थी, उसी अमाउंट पे ही रशिया को जो ऑयल है वो सिर्फ और सिर्फ अब डिलीवर करना है उन नेशंस को जो कि अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में थे। ठीक है, तो किसी भी तरह से कोई फायदा यहाँ पर रशिया को राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस का नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये वेवर जो है वो इमीडिएटली दिया गया है एंड ये साइन करता है ऑफ द अर्ली वार्निंग, यू कैन से, या अर्ली एंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वॉर ऑन ईरान। एक काइंड ऑफ ये चीज इंटिमिडेशन एक तरह से दिखती है। तो पोटस वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। पोटस इज द कोड वर्ड और यू कैन से द नेम विच इज जनरली यूज टू, यू कैन से कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट होते हैं ऑफ अमेरिका उनको रेफर करने के लिए। तो पोटस वर्ड इसलिए यूज होता है। कोई भी वेब सीरीज भी आप देखोगे वहां पर भी आप देखोगे कि पोटस वर्ड यूज किया गया है। तो इट इज टेकिंग डिसाइसिव स्टेप्स कि प्रमोट किया जा सके स्टेबिलिटी इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स एंड वर्किंग टू कीप प्राइसेस लो एज वी एड्रेस द थ्रेट टू इंस्टेबिलिटी पोस्टेड बाय द टेररिस्ट ईरान रिजीम। तो यहाँ पर इन्होंने टेररिस्ट ईरान रिजीम, जस्ट इग्नोर दैट, बस मैं आपको ये चीज बताना चाह रही थी यहाँ पर इस स्टेटमेंट के थ्रू कि अब देखो कि सप्लाई चेन जो है डिसरप्टेड है, सप्लाई जो है अभी मार्केट के अंदर वो रिस्ट्रिक्टेड है ना। तो अब हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है एंड सेम ही प्राइसेस पे रशियन ऑयल को अगर डिलीवर भी किया जाना है तो एक तरह से ये सप्लाई का मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि जो राइजिंग प्राइसेस हैं वो डिमांड को थोड़ा सा फुलफिल करके अब जो प्राइसेस है उसको धीरे धीरे करके कम किया जा सके। तो यहाँ पर बेनिफिट जो है रशियन गवर्नमेंट को नहीं होने वाला है, बट 30 डेज का वेवर जो है डिफरेंट नेशंस को अलाउ किया गया है जिन्होंने वॉर शुरू होने से पहले यहाँ पर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था एट द सेम प्राइसेस जो कि उस टाइम पे यहाँ पे डिसाइड हुए थे। देन क्यूबा कंफर्म्स टॉक्स विद यूएसए एज आइलैंड्स एनर्जी क्राइसिस वर्सन्स। तो क्यूबा के ऊपर तो अब डायरेक्ट आंख है किसकी, यूएसए की ऑलरेडी। वेनेजुएला का हम जो केस देखते हैं, वेनेजुएला के बाद क्यूबा की ही बारी थी, हमें ये चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। तो क्यूबा के साथ अब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि अब वो बात भी करे तो यूएसए से कैसे करें यहाँ पर, है ना। तो एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी है क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्यूबा ने कंफर्म किया है कि फाइनली उन्होंने यूएसए को अप्रोच किया है कि हमारी कंट्री के अंदर एनर्जी क्राइसिस वर्सन हो गए हैं कि हमें प्लीज़ एटलीस्ट डायलॉग के थ्रू ही सारी सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज हमारी जो खुद की कंट्री के इंटरेस्ट है या क्यूबा के नेशनल इंटरेस्ट हैं, एनर्जी क्राइसिस जो है वो वर्सन होते जा रहे हैं एंड इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, उसी वजह से हमारी इकोनॉमी खुद से ही डूबती जाएगी। तो इसके ऊपर अभी यहाँ पे कोई रिप्लाई देखा जाए तो बेटर नहीं आया है क्यूबा के लिए, ठीक है। तो अभी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू अप्रोच किया जा रहा था वो फेल होते हुए यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। देन इंडिया रूट्स फॉर बेनिफिट सिस्टम एट पैंडेमिक एग्रीमेंट टॉक्स। तो यहाँ पर क्या है, अब पैंडेमिक एग्रीमेंट टॉक्स जो है ना, दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक एग्रीमेंट जो कि अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 20 मई 2025 को। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या है चीज़ें कि कोई भी ऐसे आने वाले टाइम में पैंडेमिक्स जो कि बढ़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे एंड हमारे पास जितने भी ऑलरेडी आप कह सकते हो कि स्टेबल मोड के अंदर जितने भी अवेलेबल थे या प्रेजेंट थे जितने भी पैथोजेंस वो वापस से एक्टिवेट होने के चांसेस हैं। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी पैंडेमिक्स जो है आने वाले टाइम में इंक्रीज होंगे एंड दिस इज अ मेजर स्टडी जो कि यहाँ पर कोट भी की गई है, ठीक है। तो इसी वजह से आने वाले टाइम में अगर ऐसे पैंडेमिक्स होते भी हैं तो कोविड के टाइम पे जो भी हमने यहाँ पर बैकड्रॉप्स देखे हैं वैक्सीनेशन को लेकर या नॉलेज ट्रांसफर को लेकर के जो भी रिसर्चेज वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पर हो रही है जो कि ग्लोबल वर्ल्ड को हेल्पफुल हो सकते हैं, उसको लेकर ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट कर रही है कि कंट्रीज लाइक यूएसए वहां पर R&D बेटर है, बहुत बेटर है, बट वो नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है,
ठीक है। तो एक एग्रीमेंट यहाँ पे WHO ने साइन किया था एंड एग्रीमेंट प्रपोज किया था जिसको मल्टीपल नेशंस ने साइन किया था इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, जो यहाँ पर यही चीज के बारे में बोलता है कि एट द टाइम्स ऑफ क्राइसिस ऑल्सो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या बिजनेस को कंडक्ट करने की बात करते हैं, इससे बेटर है कि आप हमें वैक्सीनेशन की या तो सप्लाईज प्रोवाइड कीजिए या आप हमें लैबोरेटरीज तक या रिसर्च सेंटर्स तक उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, ताकि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑल्सो जब पैंडेमिक में रिक्वायरमेंट है हम वैक्सीनेशन को खुद से मैन्युफैक्चर कर सकें। ठीक है, तो इसी वजह से इंडिया इज ऑल्सो प्रपोजिंग कि बेनिफिट सिस्टम पैंडेमिक एग्रीमेंट के टाइम पे यहाँ पर रिक्वायर्ड होना चाहिए कि हमारे पास वर्ल्ड एज अ होल, वासुदेव कुटुंबकम इंडिया जो है यहाँ पर प्रमोट करता है कि वर्ल्ड इज अ फैमिली, है ना। तो इंडिया इसी वजह से बेनिफिट चाहता है इसी चीजों को लेकर कि पैंडेमिक अगर आती है तो इंडिया इज ऑल्सो विलिंग कि हम अपनी नॉलेज ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, बट डिफरेंट नेशंस शुड ऑल्सो एग्री जहां पर R&D बेटर है फ्रॉम ऑल दोज कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग फेज के अंदर है या अंडर डेवलप्ड है, जहां पर वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देन पार्लियामेंट्री पैनल सीक्स कमिटी ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है कि एब्सेंस हो रही है इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म अर्बन इन्वेस्टमेंट की एंड स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको पार्लियामेंट के अंदर एज अ मुद्दा उठाया गया है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया है कि गवर्नमेंट को आप कॉन्स्टिट्यूट करो एक हाई लेवल की एक्सपर्ट कमेटी जो कि असेस करेगी इंडिया के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को एंड फाइनेंसिंग किस तरीके से की जानी है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग इंपेरेटिव्स 2047 तक अगर हम विकसित भारत चाहते हैं, किस तरीके से हम गुड गवर्नेंस को अलॉन्ग विद इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कोट कर सकें या साइट कर सकें। तो इसी वजह से अब ये रिपोर्ट सबमिट की गई बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एंड जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने आर्ग्यू किया है कि एब्सेंस जो इस तरह के फ्रेमवर्क की है वो फ्रैगमेंटेड प्लानिंग की तरफ हमें बढ़ा सकती है। फ्रैगमेंटेड प्लानिंग मतलब कि ये एब्सेंस है हमारे पास फ्रेमवर्क की, कहने का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर रीजन तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, एक पर्टिकुलर रीजन जो अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाया है, तो ये हमारे पास एक इक्वल अप्रोच या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि इक्वली सारे रीजन्स को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, या इक्वली हमारे जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ग्रो कर रहा है। अदरवाइज को एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो फोकस में रह जाता है एंड बाकी जो रीजन्स है वो यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो यही चीज को यहाँ पर बताया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अपनी सबमिशंस में पहले ये चीज बोली है कि जो ऑनगोइंग मिशन है जिसके अंदर अमृत 2.0 है, जो कि अब आपके सप्लाई ऑफ टैप वाटर की बात करता है, सीवरेज की बात करता है। देन हमारे पास आप कह सकते हो कि SBM 2.0 विजन है, ठीक है, जहां पर हम बात कर रहे हैं टॉयलेट्स की। हमारे पास आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स है, PM ई बस सेवा एग्जिस्ट करती है जो कि क्वालिटी ऑफ इंडियन सिटीज को इंप्रूव कर रहा है एंड विकसित भारत के अंदर 2047 तक विजन को ये पक्का टारगेट करके चल रहा है, बट दैट इज नॉट एडिक्वेट। ठीक है, तो ये कमेटी यहाँ पर ये बोलती है कि जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है ये लार्जली स्कीम ड्रिवन है एंड पर्टिकुलर एरियाज को ही टारगेट कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, सबकी डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो, बट अब आप देखोगे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर ऑफ द रिसोर्सेज ऑल्सो, तो इसी वजह से अब ये प्रॉब्लम्स जो है एग्जिस्ट करना शुरू कर रही हैं। एंड जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये रेफर किया 2022 की रिपोर्ट को, जहां पर ये बोला गया था कि सिटीज जो है वो इंजन्स ऑफ द ग्रोथ है एंड ये नीति आयोग की नेशन डेवलपमेंट बैंक की ही रिपोर्ट थी जो कि अब हाईलाइट कर रही थी कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड GDP की ग्रोथ, कि जितनी जितनी हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ती जाएगी उतनी ही हमारी GDP के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब जितनी सिटीज बेटर होती जाएंगी उतना हमारा जो GDP के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो मोस्ट रीसेंट कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट जो है वो हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा 2011 के अंदर कंडक्ट किया गया था, जिसमें प्रोजेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2031 तक की दी गई थी एंड प्रिडिक्ट किया गया था कि 75% ऑफ द इंडियंस जो हैं वो 2030 तक सिटीज के अंदर ही रिजाइड करेंगे एंड कोई अपडेटेड नेशनल लेवल इवैल्यूएशन अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही है फॉर द डिमांड्स बियॉन्ड 2030। तो ये पैनल ने नोट करके बोला कि मिनिस्ट्री ने अभी तक किया क्या, 2011 के बाद 2030 तक की रिपोर्ट आपके पास एग्जिस्ट कर रही है कि उसके बाद से अब आपने क्या यहाँ पर बताया। ठीक है, कि कोई हमारे पास यहाँ पे फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता है, विच इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, कि अगर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो आप रिसोर्सेज को तो उस तरीके से फ्रेमवर्क को भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन लोकपाल आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट टू क्लैरिफाई ऑन प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ सैंक्शंस। तो यहाँ पर सैंक्शंस की बात की जा रही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करप्शन केसेस, जो कि अब हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट हैं जिन्होंने अपनी कुछ जो बीइंग अ मेंबर पार्लियामेंट कुछ क्रेडेंशियल्स जो हैं वो शेयर कर दिए थे अपनी PA के साथ ही, है ना, जो कि अलाउड नहीं है यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट्स को। तो मोइना मोइत्रा जी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो उसको अब आप कह सकते हैं लोकपाल के अंदर ये केस गया हुआ है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मांगी ऑन द प्रोसीजर्स कि अगर हमें सैंक्शन भी करना हो कुछ भी तो हम किस तरीके से करेंगे। टू विच द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है, सिनेरियो चल रहा है या जो आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, इसको भी आप रोकिए, हम पहले फ्रेमवर्क सेट करेंगे उसके बाद जाके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि जो करप्शन के चार्जेस एंड CBI के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके ऊपर ये लोकपाल के अंदर जो इशू चल रहा है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से हेल्प सीख की गई है लोकपाल के द्वारा, तो वो अभी रोका गया है।
देन इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर क्रॉसेस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ट्रैकिंग डेटा। तो अब आपको बस इसके अंदर इतना पता होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, पर्शियन गल्फ को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इंडियन ओशन की तरफ, अरेबियन सी की तरफ एंड एवरीथिंग, है ना, कि जो हमारा इतना ये 50-60 किलोमीटर्स का जो गैप है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, इसको ईरान कंट्रोल कर रहा है अभी। बट ईरान से रिक्वेस्ट किया था इंडिया ने कि आप एलपीजी कैरियर को क्रॉस करने दें, एंड कौन सी आप कह सकते हो कि कैरियर, दैट इज द शिवालिक, जो कि कार्गो कैरिंग कैपेसिटी जिसकी मोर देन 54,000 टन है, वो अब कहाँ से, कतर से इंडिया पहुंचने वाला है 7 मार्च को। ओरिजिनली निकलना था उसको, वैसे यूएसए जाना था, बट उसको रीरूट करके अब यहाँ पर भेजा गया है, इंडिया के आप कह सकते हो पोर्ट तक वो पहुंच भी गया है, ठीक है, आने वाला ही है। तो अब इसी वजह से आप कह सकते हो कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है भी उन्होंने बोला है कि सप्लाई डेफिनेटली यहाँ पर रहे कि, एंड जो कार्गो शिप्स हैं जो कि लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ ओमान, एंड 23 ऐसी पर्शियन गल्फ के अंदर जो इंडियन शिप्स हैं वो फंसी हुई हैं, 3 है कहाँ पर, गल्फ ऑफ ओमान में, एंड 23 आर पर्शियन गल्फ के अंदर, ठीक है। ये सिंपल सी आपको बात बताई गई है और आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन एलपीजी इंपोर्ट्स एंड इशू ऑफ स्लाइट कंसर्न बट नो ड्राई आउट्स रिपोर्टेड से सेंटर। तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि एलपीजी की हम मान रहे हैं कि किल्लत यहाँ पर चल रही है एलपीजी में। अगर मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी कि 60% हम इम्पोर्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, बट हमारी ऑयल रिफाइनरीज 100%, ऑयल रिफाइनरीज भी क्या, जो रिफाइनरीज हैं सॉरी, वो 100% यहाँ पर चल रही हैं अपने आउटपुट पे, प्रोड्यूस पे, एंड 25% तक हमने इंक्रीज देखने को हमें मिल रहा है, बट वो हमारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए एडिक्वेट नहीं है, इसी वजह से हम इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हमने उस इन्फॉर्मेशन को अब आइडेंटिफाई कर लिया है, इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं धीरे धीरे करके। बट एलपीजी का जो इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं, स्लाइट कंसर्न है अभी, क्योंकि इंडिया के पास, मैंने कल भी बताया कि अराउंड 33 डेज की एलपीजी की सप्लाई एग्जिस्ट करती है, उन्होंने बोला है कि हम इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होने के बावजूद भी। प्लस सेकेंड चीज़ उन्होंने यहाँ पर ये बताई है कि सिंस द वॉर स्टार्टेड ऑन 28 फरवरी, तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि 1.5 लाख इंडियंस जो हैं वो वापस इंडिया में रिटर्न कर चुके हैं, तो उनका भी यहाँ पर जो अब खान पान है उसका ध्यान भी तो रखना ही पड़ेगा ना। तो उसी वजह से जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर असर पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल जो है उससे ज़्यादा अब आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सी न्यूज़ थी आपकी। देन पेड मेंस्ट्रुअल लीव में हर्ट वुमेन्स करियर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जजमेंट पास की गई है। तो अब कहने का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि हमारे पास ये स्टैट्यूटरी राइट वर्सेस कि एक्चुअली में जो कंपनीज की पॉलिसीज़ हैं उसके बीच का मुद्दा आ जाता है, कंपनी की खुद से जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई होती है उसके बीच का ये मुद्दा आ जाता है, क्योंकि हमारे पास स्टैट्यूटरी राइट जो है वो राइट टू मेंस्ट्रुअल लीव एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स ओनली डिपेंड्स कि कंपनी की पॉलिसी खुद से क्या कहती है कि वो अलाउ कर रही है एक दिन की मेंस्ट्रुअल लीव या नहीं कर रही है ना, कि इट कैन कॉस्ट वुमेन देयर करियर्स ऑल्सो, क्योंकि इंपॉर्टेंट अब ऐसी कोई मीटिंग्स होती हैं, ऐसी कोई सिचुएशन होती है, उस टाइम पे कोई मेंस्ट्रुअल लीव पे है, तो इट कैन कॉस्ट दैट पर्टिकुलर वुमेन देयर करियर्स ऑल्सो। तो हमें यहाँ पर इसको स्टैट्यूटरी राइट की तरह घोषित कर देना चाहिए ना। आर्टिकल 21 भी हमें यहाँ पर इक्विटेबल जस्टिस, यहाँ पर इक्वल लाइफ की बात करता है, एंड फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी की बात की गई आर्टिकल 21 के अंदर। तो यही सेम चीज़ है कि राइट टू लाइफ के अंदर अगर हम इसको इंक्लूड कर दें, स्टैट्यूटरी राइट ही चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, तो स्टैट्यूटरी राइट ही अगर हम इसको बना दें तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है लड़कियों के लिए, जो कि अब दे गो थ्रू दिस ट्रॉमा थ्रू आउट देयर लाइफ्स, है ना। तो ये प्रोसेसेस हैं, नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो उनकी लाइफ में यहाँ पर चलते हैं, इनकलकेट किए जाते हैं। तो अब उसको यूज़ करना है नहीं करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द वुमेन्स ओनली, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है, एंड उन्होंने सीख किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं कि उनको वॉलंटरी इनिशिएटिव्स यहाँ पर लेने चाहिए, एंड स्टैट्यूटरी राइट की तरफ इसको बनाने का जो अब आइडिया है उसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, फाइनली इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। गवर्नमेंट एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट शिप्स। तो सरकार कह रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो ये बता रही हैं कि बहुत ऐसी जो शिप्स हैं इंडिया की वो अब सेल की कर रही हैं फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एंड इंडिया के लिए वो ऑयल लेकर आ रहे हैं, एलपीजी की सप्लाई लेकर आ रहे हैं। तो इन सारी मिस इन्फॉर्मेशन से आप प्लीज़ बचिए, एंड जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज या मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप सोनली उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये कंसर्न जो है मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द शिप्स ऑल्सो, कि हमें पूरी की पूरी नेविगेशन प्रोसेसेस के थ्रू हमारे पास आइडेंटिफाइड है कि हमारी शिप्स कहाँ पर हैं, एंड जो इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट से आपको मिल रही है उसके ऊपर ही आप रिलाई कीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। देन बिल टू रीडिफाइन ट्रांसजेंडर पर्सन ड्रॉप सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी टेबल्ड। तो यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019 है, उसके अंदर ना जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है उसके अंदर स्लाइट चेंज कहने की बात की जा रही है कि 2014 में जो अब हमारे पास नालसा की जजमेंट आई थी उसके अंदर स्लाइट चेंजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट भी क्या एक बिल टेबल किया गया है। सो बेसिकली अब आइडिया यही है यहाँ पर कि
जो जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं, है ना, जो कि अब बायोलॉजिकली इस तरीके से हैं, तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बोला है कि उनको उनका इल ट्रीटमेंट होता है बहुत ज़्यादा। एंड इवन कि हमारे पास ये जो एक्ट है 2019 का, ये एक्ट उनको बॉन्डेड लेबर से बचाता है, उनको किसी भी तरह की हरासमेंट से यहाँ पर बचाता है, ठीक है। तो इसी वजह से अब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं वो सेल्फ परसीव्ड अपने आप को यहाँ पर क्या बोलते हैं कि वो ट्रांसजेंडर हैं, तो दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसजेंडर, कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को खुद से आप यहाँ पर नहीं मान सकते हो कि आप ट्रांसजेंडर हो। बट अगेन यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि सिंस हमारा जो एक्ट है, ट्रांसजेंडर एक्ट है 2019 का, उसके अंदर सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी भी इंक्लूड की गई है, तो उसको यहाँ पर हटाया जाना चाहिए। एंड एक्चुअली जो कि अब हमारे पास आप कह सकते हो बायोलॉजिकली इस तरीके से ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर दिया जाना चाहिए। एंड जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटीज़ हैं, दैट इज जस्ट अ टैबू, एंड इस तरीके से उनको यहाँ पर अगर आप कहो तो थेरेपी के थ्रू भी ट्रीट किया जा सकता है, दैट दे आर नॉर्मल, बायोलॉजिकली नॉर्मल, ठीक है। तो जो एक्चुअली में जिनको ज़रूरत है उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए एज ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपकी न्यूज़ कहती है। देन शुगर मिल्स टू रिपोर्ट 5 to 8% रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर, कि 5 to 8% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि शुगर केन की अवेलेबिलिटी बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि मैंने आपको कल भी यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि कल की बात है या परसों की बात है कि इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए जो इस बार शुगर है, वो शुगर केन है, वो अब थोड़ा सा कम कर दिया गया है, एंड शुगर मिल्स जो है उनको ज़्यादा यहाँ पर वेटेज इस साल के लिए दी गई है ना। तो इसी वजह से ये चीज़ बोली गई है। एंड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस पे बिक रही है शुगर इस टाइम पे, ठीक है। एंड इंक्रीज हुई है 15 रुपये से तो 355 रुपीज़ पर क्विंटल, जो कि बेसिक रिकवरी 10.25% की दिखाता है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में 10.5% से यहाँ पर हमारे पास आप कह सकते हो कि रेवेन्यू का बढ़ने का चांसेस है, जो कि एक स्टेडी स्टेबल ग्रोथ को ही डिनोट करता है। सिंपल से आपकी ये न्यूज़ थी। देन रुपी सेटल्स एट न्यू रिकॉर्ड लो ऑफ 92.3 रुपीज़ अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो अब हमारे पास हमने देखा था कि आरबीआई ने पैसा इंजेक्ट किया है, बट 2013 की पॉलिसीज़ को अपनाने के लिए हमें धीरे धीरे करके जो डॉलर्स हैं उसको लेना पड़ेगा इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज़, है ना, जो कि अब आरबीआई के लिए महंगा ज़रूर पड़ने वाला है। बट उसके बाद भी कल एक स्टेटमेंट आई थी ईरान के द्वारा, जो हमने डिस्कस भी की थी, कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब तक बंद रहेगा, जब तक ये वॉर चल रही है ईरान के कंट्रोल में ही जब तक ये है, तब तक ये बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो इसके बाद अब हमें पता है कि ऑब्वियस सी बात है, ऐसी कोई स्टेटमेंट इंटरनेशनल लेवल पे आ जाती है एंड कंट्री जो कि वॉर के अंदर यहाँ पर है, तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो अब वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस, जो कि लोग अब सोच रहे थे कि पीस की तरफ सिचुएशन जाना शुरू हो जाए एंड वॉर खत्म हो जाए एंड धीरे धीरे करके जो शिपमेंट्स है वो अब आना शुरू कर दे, तो मेजर टाइम के लिए अब तो ये पक्का ये चीज़ पता लग रही है ना कि जब तक लड़ाई चलेगी तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। तो इसी वजह से अब आप कहोगे कि जो रुपी है वो और ज़्यादा अब वॉलेटाइल सिचुएशन में अगेंस्ट यूएस डॉलर बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आरबीआई की जो पॉलिसी है वो यहाँ पे धीरे धीरे अभी इनिशियली तो फेल होती हुई नज़र आ रही है। ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ थी। एंड आज की जो न्यूज़ का सिलसिला है वो खत्म हो जाता है। एंड इफ़ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो आप हमारी वेबसाइट www.cpclass.com पर विजिट कर सकते हैं, या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आपके पास जो टेलीग्राम का ग्रुप है फॉर योर डाउट रेजोल्यूशन, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, नई नई चीज़ों को और समझते रहिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।